Well, good evening. It's me Puneet Singhal again, and this is our third lecture of medical surgical nursing conceptual classes. We are where we are learning the concept and the deep concept. बाल की खाल ना, like simply बाल के ऊपर से भी खाल निकाल लेंगे. डीप कंसेप्ट हम रिव्यू कर रहे हैं, डीप कंसेप्ट हम लर्न कर रहे हैं जो मेरे पहले से लिखे हुए हैंड रिटन नोट्स है जो मैंने अभी रिसेंटली लिखे हैं. ओके, सो दिस इज आवर थर्ड क्लास जिसमें हम हेमाटोलॉजी का अगेन डिस्कशन करेंगे. एज यू नो द टाइटल वाज. इससे पहले जो दो क्लासेज आई होप आप लोगों ने वो पढ़ी होगी. ऑब्वियसली ये टॉपिक बिल्कुल इंडिविजुअल है, लाइक अगर आप वो नहीं भी पढ़ा है तो भी आप इसे पढ़ पाएंगे, ऐसा नहीं है. बट आई होप कि अगर आप जो सीरीज़ कर ही रहे हैं तो पूरी तरह से सीरीज़ को कंप्लीट करें. ओके, अगर आप पास्ट नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना नहीं पढ़ रहे हैं, पुराना रिवाइज नहीं कर रहे हैं, तो आई थिंक देर इज़ नो पॉइंट. आई थिंक डेफिनेटली देर इज़ नो पॉइंट. यू हैव टू बी स्टार्ट फ्रॉम समवेयर एंड मेक इट कंसिस्टेंट. ओके, द perseverance is the most important thing again. So without wasting any time, let's start the session with the nurses of the Scrub House. It's me Puneet Singhal again. So the topic of choice today is our leukocyte, the third lecture obviously in the part ऑफ ब्लड सेल्स. हमने जो डिस्कस किया था लास्ट क्लासेस के अंदर, एज यू नो, हमने बोला था कि जो ब्लड है वो दो चीज़ों से फॉर्म हो रहा है, द फॉर्म्ड एलिमेंट्स एंड द प्लाज्मा. द फॉर्म्ड एलिमेंट्स मीन द सेल वाला पार्ट. सेल में हमने आरबीसी लास्ट क्लासेस के अंदर, एरिथ्रोसाइट जो हमने लास्ट क्लास के अंदर पूरा सेशन हमारा उसी के बारे में था कि हमने आरबीसी की स्ट्रक्चर्स, आरबीसी डिस्कस की. एरिथ्रोपोइसिस हमने डिस्कस किया कि हाउ डज द बेसिकली आरबीसी मेड इन बोन मैरो एंड द डिस्ट्रक्शन ऑफ देम, एंड द मोस्ट इंपॉर्टेंटली हीमोग्लोबिन के बारे में हमने बहुत सारी बेसिक चीज़ें डिस्कस की. ओके, ग्रेट. नाउ द नेक्स्ट थिंग, द नेक्स्ट टाइप ऑफ सेल इज ल्यूकोसाइट. वाई वी कॉल इट ल्यूकोसाइट? बिकॉज जब हमने पहले भी डिस्कस किया था. ऑल्सो सिंपली आपके लिए डब्ल्यूबीसी आप जब बोलते हो ना तो बड़ा इजी रहता है आप लोगों के लिए. बट लेट मी टेल यू कि लाइक हमको ये वाले नाम याद रहना ही इंपॉर्टेंट नहीं है, उसके अलावा भी दूसरे जो टेक्निकल वर्ड है वो भी आने चाहिए. लाइक हम हर किसी को पता है कि यार जो ब्लड सेल्स, ब्लड की सेल्स है जो वाइट दिखती है, दैट्स वाई वी कॉल देम एज ए वाइट ब्लड सेल. बट द ल्यूको स्टैंड फॉर वाइट एंड द साइड इज सेल. तो वाइट जो ब्लड की सेल्स है दीज आर कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइट. ओके, मैंने साइड में थोड़े से जो है डायग्राम भी ड्रॉ किए हैं. बट इंपॉर्टेंटली है जब आप इन डायग्राम्स को देखते हैं तो ये सारी की सारी डब्ल्यूबीसी. आप बोलेंगे यार डब्ल्यूबीसी की शेप अलग अलग क्यों है? मैंने बोला था ना कि आपको 5 टाइप की डब्ल्यूबीसीज है. ओके, देन आप मेरे से पूछोगे कि यार इनका जो शेप है वो कांस्टेंट एक जैसा शेप क्यों नहीं है? बिकॉज अब डब्ल्यूबीसी का कोई रेगुलर शेप होता ही नहीं है. हमने लास्ट क्लास के अंदर जब हमने आरबीसी डिस्कस किया तो हमने बोला था कि यार आरबीसी का बाई कॉन्वेक्स शेप है, बाई कॉनकेव जो है शेप है, सर्कुलर बाई कॉनकेव शेप है, डम्बल शेप है उसका एक प्रॉपर शेप है और उसकी शेप मेंटेन रहना जरूरी है. अगर वो शेप नहीं है ना तो उल्टा प्रॉब्लम वाली बात. डब्ल्यूबीसी का कोई शेप नहीं है बिकॉज जब डब्ल्यूबीसी को मूवमेंट करने होते हैं, डब्ल्यूबीसी को जो मूवमेंट करने होते हैं वो एमीवॉइड मूवमेंट करते हैं. एमीवॉइड मतलब जैसे अमीबा मूवमेंट करता है ना, लाइक किसी भी डायरेक्शन में कैसे भी निकल जाऊंगा, वैसे डब्ल्यूबीसी मूवमेंट करके निकलती है. तो दैट्स वाई डब्ल्यूबीसी का कोई शेप होता नहीं है, पहली बात. तो नाउ मोस्ट इंपॉर्टेंटली वन वर्ड में अगर आपको डब्ल्यूबीसी डिफाइन करनी है, जैसे आपने आरबीसी वन वर्ड में डिस्क्राइब की कि यार ये रेस्पिरेशन का काम है, इसका रेस्पिरेटरी पिगमेंट है, उसके अंदर हीमोग्लोबिन, उसका काम है ऑक्सीजन CO2 को ट्रांसपोर्ट कर देना. सेम अगर आप डब्ल्यूबीसी के लिए वन वर्ड में आंसर पूछना चाहेंगे ना मेरे से, तो सिंपल आंसर है कि यार इसका एक सिंपल काम है इम्यूनिटी प्रोवाइड करना. और इम्यूनिटी अगर दे रहा तो बॉडी को डिफेंस मिलेगी. डिफेंस मिलेगी किससे? बाहर से आने वाले एंटीजन, जो हानिकारक कोई भी जो प्रॉब्लम मेरी बॉडी में डिजीज कॉज कर सकता है, तो उस एंटीजन से मेरे को जो प्रोटेक्ट कर रहा है दैट इज योर डब्ल्यूबीसी वाइट ब्लड सेल्स. पर एक सिंगल टाइप की डब्ल्यूबीसी नहीं है ना, बहुत सारी है. तो पहले हम जो है नॉर्मल काउंट देख लेते हैं बॉडी के अंदर कि नॉर्मल डब्ल्यूबीसी का काउंट कितना है. तो डेफिनेटली एडल्ट की बात हम नॉर्मली कर रहे होते हैं. अगर आपको कोई कंडीशन नहीं दी गई है तो एडल्ट में इसका जो नॉर्मल काउंट है वो 4000 से 11000 की रेंज है. 4000 से 11000 पर MM³ के बीच में आपने याद रखना है. ओके, सिंपली एडल्ट में 4000 से. अब इसको कंपेयर करो आप आरबीसी कहाँ पर देखो 50 लाख 55 लाख पर MM³ में, और कहाँ पर आरबीसी 4000 से 11000 के बीच में कुछ भी नंबर हो जाए. ओके, नाउ चाइल्ड के बीच में ये डिफरेंस हमने देखा. चाइल्ड में जो इसका नंबर है वो 20,000 पर MM³ तक हो सकता है. तो अगर बच्चे में अगर आप डब्ल्यूबीसी चेक करिए, आपने जो नॉर्मली जब CBC कंप्लीट ब्लड काउंट करा रहे होते हैं तो इसके अंदर आपको डब्ल्यूबीसी की भी जानकारी मिल रही होती है. सिंपल है, बहुत बढ़िया. तो उसमें अगर आपको 20,000 तक भी मिल रहा है तो याद रखें कि बच्चे के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल नॉर्मल हो सकती है. ना दो चीज़ें होती है हमेशा यार. देखो जब भी नॉर्मल रेंज पढ़ी जाती है ना तो उसके साथ दो प्रॉब्लम आती है. या तो जो चीज़ें हैं, जो वैल्यूज़ है, जो नंबर है वो नॉर्मल से कम निकलेगा, ये ज़्यादा निकलेगा. दो ही चीज़ें हो सकती है, या तो कम होना है या ज़्यादा होना है. सेम जैसे हमने आरबीसी के लिए बोला कि यार आरबीसी का नंबर या तो कम होगा ज़्यादा. आरबीसी बोल लो, हीमोग्लोबिन बोल लो, PCB बोल लो, SCT बोल लो, सब एक ही बात है.
इन सब केस के अंदर आरबीसी का नंबर नॉर्मल से कम है तो दिस इज कॉल्ड एज द एनीमिया. व्हाट अबाउट व्हेन एवर द नंबर ऑफ आरबीसीज गो हायर देन दैट नॉर्मल वैल्यू, दिस इज कॉल्ड द पॉलीसाइथीमिया. सो दो चीज़ें थी, एनीमिया एंड द पॉलीसाइथीमिया. नंबर कम हो रहा है एनीमिया, ज़्यादा हो रहा है पॉलीसाइथीमिया इन केस ऑफ आरबीसी. बट इन केस ऑफ डब्ल्यूबीसी दिस इज कॉल्ड एज द सेम कैसे, जस्ट आपको वर्ड यूज करना ल्यूको, प्रीफिक्स यूज करेंगे ल्यूको. इफ द नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज गोज हायर देन नॉर्मल रेंज, नॉर्मल इज 11,000, तो इफ द नॉर्मल द रेंज ऑफ डब्ल्यूबीसीज गो हायर देन द नॉर्मल 11,000 पर mm3, इट इज कॉल्ड एज द ल्यूकोसाइटोसिस. साइटोसिस वर्ड जब भी आप यूज करेंगे तो इसका मतलब नंबर ऑफ सेल्स बढ़ रहा है. साइटोसिस मतलब नंबर ऑफ सेल बढ़ रहा है. तो ल्यूकोसाइटोसिस मीन दैट नंबर ऑफ डब्ल्यूबीसीज हैज रेज्ड बाय द नॉर्मल वैल्यू. नाउ जब भी कम हो जाएगा तो उसके लिए आप वर्ड यूज करेंगे पिनिया. द पिनिया मीन्स द वैल्यूज ऑफ दैट पर्टिकुलर थिंग इज गेटिंग डाउन फ्रॉम द नॉर्मल, ऑब्वियसली नॉर्मल वैल्यू से कम. पिनिया स्टैंड फॉर कम हो जाना, ल्यूको मीन्स डब्ल्यूबीसी, साइटो मतलब सेल एंड द पिनिया मतलब कम होना. तो डब्ल्यूबीसी का नंबर अगर नॉर्मल से यानी कि 4000 mm से क्यूब से कम हो जाए दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोपिनिया. बहुत इंपॉर्टेंटली याद रखें. और अगर ज़्यादा हो जाए दिस इज कॉल्ड ल्यूकोसाइटोसिस. जब भी मैं किसी भी वर्ड के ऊपर क्यू लगा दूँ आप समझ जाना कि यहाँ से क्वेश्चन वन वर्ड क्वेश्चन उठने के पूरे चांसेस होते हैं. ओके, कब ऐसी केस में होगा तो डब्ल्यूबीसी ज़्यादा कब होगी भाई. नॉर्मली डब्ल्यूबीसी का काम है इन्फेक्शन से प्रिवेंट करना. तो बॉडी में जब भी इन्फेक्शन की रिस्क होगी तो बॉडी क्या करेगी, कंपनसेशन के तौर पे अपना नंबर बढ़ा लेगी डब्ल्यूबीसी का. ओके, तो अगर डब्ल्यूबीसी का नंबर मेरे को सीबीसी में बड़ा दिख रहा है इट मीन्स इट इज एन इंडिकेटर फॉर कि दैट की बॉडी में कहीं ना कहीं इन्फेक्शन है या फिर इन्फ्लामेशन बॉडी में हो रखा है. तो इन केस ऑफ इन्फेक्शन द डब्ल्यूबीसी नंबर गोज हायर. इन केस ऑफ न्यूबॉर्न डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा होगा. और इन केस ऑफ प्रेगनेंसी ऑल्सो डब्ल्यूबीसी का नंबर ज़्यादा होता है बिकॉज जब ब्लड वैल्यू पूरी बढ़ रही है तो डब्ल्यूबीसी का नंबर भी बढ़ेगा ही बढ़ेगा. Some other cases such as exercise, evening time और the allergic reactions, menstruations के टाइम पर इन्फेक्शन की रिस्क है एंड द एंजाइटी, इन सब केसेस के अंदर भी डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ जाता था. बट द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग कि नंबर कम कब होता है, वो डेंजरस है क्योंकि अगर नंबर कम हुआ तो किसका इन्फेक्शन होगा, देयर इज रिस्क ऑफ इन्फेक्शन. तो नंबर कम हुआ तो रिस्क ऑफ इन्फेक्शन होता है, लेकिन अगर इन्फेक्शन हो रखा है तो इन्फेक्शन के केस में डब्ल्यूबीसी का नंबर बढ़ा हुआ मिलेगा. इट मीन्स ल्यूकोसाइटोसिस होगा. आप अपनी जबान में ना दिस टेक्निकल वर्ड को डालना शुरू कर दो अभी से. ऐसे नहीं कि यार कम हो रहा है ज़्यादा, आप अभी से बोलना प्रोनाउंस करना सीखो. जब भी आप किसी से बात करो तो ऐसे मत बोलो कि डब्ल्यूबीसी का नंबर कम है. आप पहले यही बोल के चलो क्या ल्यूकोसाइटोपिनिया है आपको, ल्यूकोसाइटोपिनिया. दिस टेक्निकल वर्ड को दिमाग में रख के चलो. कभी कभार क्या होता है कि एग्जाम में क्वेश्चन इन्हीं टेक्निकल वर्ड से आ रहे होते हैं और हम सोच रहे हैं यार कितनी बड़ी चीज़ें हैं. ये बड़ी चीज़ है ही नहीं, ये तो बहुत छोटी चीज़ है. तो इन टेक्निकल वर्ड को अपने दिमाग में लेके चलना है हमने, सबसे पहली चीज़. ओके, तो ल्यूकोसाइटोपिनिया कब हो सकता है भाई. यार देखो डब्ल्यूबीसी बन कहाँ रही है. लास्ट याद करो क्लास जब हमने बोला था कि हेमेटोपोइसिस में डब्ल्यूबीसी हो चाहे वो आरबीसी हो चाहे प्लेटलेट्स, तीनों की तीनों चीज़ें बनती है रेड बोन मैरो में. अगेन मैं मेंशन कर रहा हूँ बोन मैरो नहीं बोलना, बोन मैरो दो टाइप का, रेड एंड येलो. तो ये पर्टिकुलरली क्या बनते हैं, रेड बोन मैरो में. तो अगर बोन मैरो किसी भी तरह से सप्रेस अगर हो गया तो कैसे बनेगा, तो बोन मैरो सप्रेशन के केस में डेफिनेटली ल्यूकोसाइटोपिनिया दिख सकता है. या फिर पर्सन को वायरल और टाइफॉइड रिएक्शंस इन्फेक्शन जब भी होते हैं तो डेफिनेटली हो सकता है. ओके, और इन केस ऑफ एनाफाइलैक्टिक शॉक या फिर एलर्जिक जो शॉक है उस केस में भी डब्ल्यूबीसी का नंबर कम हो सकता है. आपने दो केस जो मैंने हाईलाइट किए हुए हैं वो प्लीज़ आप याद करके चलेंगे. याद करने की जरूरत है नहीं बिकॉज जब बहुत सिंपली मेरे को समझ में आ रहा है कि यार ऐसा होना है तो ऐसा होना ही होना है. ओके, बहुत बढ़िया. दो तीन फैक्ट वाली बातें कि यार देखो अगर मेरे से कोई पूछेगा कि ब्लड में सबसे ज़्यादा अमाउंट में सेल कौन सी है तो मैं आरबीसी नंबर बोल दूंगा. लेकिन मेरे से कोई पूछेगा ना कि लार्जेस्ट ब्लड सेल कौन सी है तो मैं आरबीसी मेरे मुंह से नहीं निकलेगा क्योंकि आरबीसी का साइज जस्ट सिर्फ 7 माइक्रोमीटर है. तो अगर कोई मेरे से लार्जेस्ट ब्लड सेल पूछेगा तो मैं डब्ल्यूबीसी आंसर करूँगा. लेकिन अगर कोई मिनिमम मेरे से नंबर में पूछेगा तो डब्ल्यूबीसी. आप देखो ना 4000 11000 कितना सा वैल्यू है, पर बात हमेशा mm3 में ही तो हो रही है. वहाँ पर जहाँ पर 55 लाख आरबीसी थी पर mm3 में, यहाँ पर डब्ल्यूबीसी का नंबर कितना. इमेजिन करो कि मैं 7000 बोल देता हूँ, कितना सा नंबर है, कंपेयर करो ना. तो मिनिमम इन नंबर. सर आप बोलोगे यार प्लेटलेट का नंबर तो मैंने बताया, चलो प्लेटलेट का भी बताता हूँ. 1.5 लाख प्लेटलेट, 1.5 लाख 2 लाख होती है पर mm3 में. 1.5 लाख से 3 लाख वैल्यू है तो 2 लाख मान लेते हैं एग्जाम्पल मीन वैल्यू. तो सबसे ज़्यादा कौन है, आरबीसी. उससे कम कौन है, प्लेटलेट. सबसे कम कौन है, डब्ल्यूबीसी. तो मिनिमम इन नंबर इज डब्ल्यूबीसी बट द लार्जेस्ट साइज इज डब्ल्यूबीसी. टोटल ब्लड सेल्स का ऑलमोस्ट 1% पार्ट बना पाती है. बट इंपॉर्टेंट बात क्या है कि इनमें न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है. 3 टाइप की ब्लड सेल्स है, आरबीसी, डब्ल्यूबीसी, प्लेटलेट. ना आरबीसी में न्यूक्लियस है ना प्लेटलेट में न्यूक्लियस है. प्लेटलेट में भी न्यूक्लियस नहीं मिलने वाला, केवल एकमात्र जो सेल है उसके अंदर न्यूक्लियस है विच इज डब्ल्यूबीसी. दैट्स वाई वी कॉल देम एज वाइट ब्लड सेल्स. उनको हम कार्पिसल्स बोलते आ रहे थे. आरबीसी को हमने सेल नहीं बोला था, हमने बोला था रेड ब्लड कार्पिसल्स. ये सेल है, ये प्रॉपर सेल है, उसके पास न्यूक्लियस है. बहुत बढ़िया. तो न्यूक्लियस प्रेजेंट होगा, इंपॉर्टेंटली याद रखेंगे. दैन द मूवमेंट दैट इज अमीबॉइड मूवमेंट. सिंपल से याद रखो, जिंदगी में 3 तरह के मूवमेंट होते हैं बॉडी में. या तो मूवमेंट स्केलेटन मूवमेंट होगा, मसल्स जो मूवमेंट करके चलती है वो स्केलेटन मूवमेंट है.
एक टाइप का मूवमेंट होता है सीलियरी मूवमेंट, जहाँ पर सीलियास लगे होते हैं, वो सीलियास मूव कर रहे होते हैं एक सिंगल डायरेक्शन में, और उनके ऊपर कोई भी ऑब्जेक्ट है तो वो उससे मूव कर जाता है। दो एग्जांपल देता हूँ मैं सीलिएटेड मूवमेंट के बॉडी में, जैसे कि आपकी ट्रैकिया की जो इनर एपिथीलियम है विच इज सीलिएटेड एपिथीलियम, तो कफ और म्यूकस को अंदर से बाहर की तरफ निकालने के लिए वो दिन भर मूवमेंट करते रहते हैं। अनदर सीलिएटेड मूवमेंट आर फाउंड इन फैलोपियन ट्यूब। फैलोपियन ट्यूब में जब ओवरी से एग निकला तो फैलोपियन ट्यूब में मूवमेंट जो एग को करा रहा है विच इज ऑल्सो सीलिएटेड एपिथीलियम। तीसरे टाइप की मूवमेंट जो है अदर देन दैट सीलियरी मूवमेंट एंड द स्केलेटन मूवमेंट, द तीसरे टाइप का मूवमेंट इज एमीबॉइड मूवमेंट। एमीबॉइड मूवमेंट जब चीज़ें एमीबा की तरह रैंडमली कहीं भी किसी भी डायरेक्शन में मूव कर जाए, दिस इज कॉल्ड एमीबॉइड मूवमेंट। यहाँ पर जो मूवमेंट है दैट इज एमीबॉइड मूवमेंट की WBC किसी भी शेप साइज को चेंज कर किसी भी छोटे से पोर से बाहर निकल सकती है, एंड दिस इज कॉल्ड द एमीबॉइड मूवमेंट। इज दैट ग्रेट? अमेजिंग, बहुत बढ़िया। डिस्कशन करते हैं ल्यूकोसाइड के डिवीजन का कि कितने टाइप की जो है ल्यूकोसाइड मेरे पास होते हैं। जस्ट मेरी विंडो में एक जो वर्ड है वो बार बार टक 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 करके जा रही है, मेरे को परेशान थोड़ी सी कर रही है, बट स्टिल लीव इट। द ल्यूकोसाइड आर न्यूक्लिएटेड। फर्स्ट ऑफ ऑल न्यूक्लिया होता है ना, न्यूक्लियस केंद्रक इन सब के अंदर, न्यूक्लियस इन सब के पास है। तो जो ल्यूकोसाइड है दो टाइप की है, मैंने पहले भी डिस्कस की थी। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर ग्रेनुलोसाइड एंड देयर इज अनदर एग ग्रेनुलोसाइड। ग्रेनुलोसाइड स्टैंड फॉर कि उसके अंदर आप अगर देखोगे ना तो आपको ग्रेन्यूल्स दिखते हैं, दाने दाने दिखाई देते हैं, ठीक है। और एग ग्रेनुलोसाइड जिसके अंदर ग्रेन्यूल्स नहीं होते हैं, दीज आर कॉल्ड द ए एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स, है ना। ऐसी सेल जिसके अंदर एब्सेंस ऑफ ग्रेन्यूल्स होंगे, दिस इज कॉल्ड द एग ग्रेनुलोसाइड। याद करो पहले देखो, ग्रेनुलोसाइड को 3 कलर में डिजाइन किया है। इट मीन्स एक ग्रेनुलोसाइड 3 टाइप की होती है और एक ग्रेनुलोसाइड कितने टाइप की होती है? 2 टाइप की। तो टोटल 5 टाइप की WBC आप बना के रहेंगे। एक ग्रेनुलोसाइड 2 टाइप्स ऑफ सेल्स होती है एंड दे डज नॉट हैव ग्रेन्यूल्स इन स्ट्रक्चर, ये हमने बात अभी की थी। एंड ग्रेनुलोसाइड के बारे में क्या है? मल्टी लोब्ड न्यूक्लियस प्रेजेंट होते हैं, मतलब न्यूक्लियस तो है लेकिन न्यूक्लियस सिंगल ना होके ऐसा मल्टी लोब है, ऐसा लोब्स है उसमें। तो दिस इज मल्टी लोब न्यूक्लियस, नॉट ओनली सिंगल न्यूक्लियस। इसके अंदर जो न्यूक्लियस है वो कैसे हो सकता है? मल्टी लोब्ड जो है न्यूक्लियस यहाँ पर प्रेजेंट होता है। इज दैट ग्रेट? तो दैट्स वाई द नेम ऑफ दीज इज कॉल्ड एज द PMN cells, PMN cells और द PMN न्यूक्लियोसाइड। वाई PMN? जस्ट रिमेंबर द फैक्ट कि P स्टैंड फॉर पॉली, द P इन PMN स्टैंड फॉर पॉली। पॉली मतलब यहाँ पर जो न्यूक्लियस है वो एक से ज़्यादा है। भाई एक होता तो मोनो कह देता, 2 होता तो डाई कह देता, लेकिन हो सकता है ना कि यहाँ पर लोब 2 से भी ज़्यादा हो, तो दैट्स वाई वी यूज़ द वर्ड पॉली। मॉर्फो मीन देयर स्ट्रक्चर, न्यूक्लियस मतलब उनकी स्ट्रक्चर में 2 से ज़्यादा न्यूक्लियसेस हैं। और ऐसी ल्यूकोसाइड को हम बोलते हैं PMN ल्यूकोसाइड, PMNLs। तो ग्रेनुलोसाइट आर बेसिकली पॉलीमॉर्फे न्यूक्लियर ल्यूकोसाइड्स, बिकॉज इनकी स्ट्रक्चर में मल्टी लोबार न्यूक्लियस है, लोब है उसमें। 3 टाइप की PMN सेल्स होती है और उनको जो नेम किया गया है अकॉर्डिंग टू डाई अपटेक की वो कौन सी डाई अपने अंदर ले पाती है। मैं 2 तरह की डाई आपको बताता हूँ। डाई मतलब कलर। एक डाई जिसका नेचर है एसिडिक यानी कि अम्लीय, और एक डाई जिसका नेचर है क्या? बेसिक यानी कि क्षारीय। एसिडिक डाई जिसका नाम है ईओसिन और बेसिक डाई जिसका नाम है क्या? मेथाइलिन बिल्ली, जो कि आप बहुत काम लेने वाले हैं बाद में चल के। गॉट इट? बहुत बढ़िया। आगे हम इसका डिस्कशन करते हैं। तो मैंने 5 टाइप की WBC एक जगह लिख दी जिनके बारे में हम इस चार्ट से समझेंगे। अगर ये चार्ट अगर आप पे आता है तो सारी WBC आप पे आती है और बात हम इस चार्ट को ख़त्म करके लेक्चर ख़त्म कर सकते हैं। जिसमें से ये 3 टाइप की जो WBC है, ये तीनों टाइप की तो कौन सी है सर? जिनमें ग्रेन्यूल्स होते हैं तो ग्रेनुलोसाइट है। और ये 2 जो मैंने ग्रीन में बना रखी है कौन सी है? ए ग्रेनुलोसाइट। ये 3 टाइप की जो ग्रेनुलोसाइट है इनके नाम कैसे दिए हैं? तो हमने बोला था कि बेसिकली जब हमने माइक्रोस्कोप के अंदर उनको हम ऑब्जर्व कर रहे थे तो माइक्रोस्कोप के अंदर हमने कलर डाला, डाई डाला, तभी तो देखेगी वाइट सेल कैसे दिखेगी माइक्रोस्कोप में। तो जो डाई हमने डाली और जिस डाई से जो सेल कलरफुल हो गई उसी के बेस पे हमने नाम दे दिया। हमने बोला कि अगर एसिडिक डाई डाली, अम्लीय डाई डाली, अम्लीय डाई कौन सी है? ईओसिन। और ईओसिन डाई डालने से और एसिडिक डाई डालने से जो सेल कलरफुल हो गई, और ईओसिन डाई रेड कलर का होता है, तो जो भी कलरफुल हो गई हम क्या बोलेंगे कि यार ये तो जो सेल्स है ये अम्ल से प्यार करती है, अम्ल से फिली है। फिल मतलब लब होता है, फिल मतलब लब, तो ये क्या कहलाएगी? एसिडोफिल। या फिर इन्हें बोल सकते हैं ईओसिनोफिल, क्योंकि डाई का नाम है ना ईओसिन, तो दैट्स वाई दे आर कॉल्ड द ईओसिनोफिल।
और ऑल्सो कॉल्ड एज द एसिडोफिल। सेम अदर हैंड पे अगर मैं बोलूँ कि ये बेस यानी कि क्षारीय डाई से हुई है तो क्या बोलेंगे इसे? बेसोफिल। मैथियोफिल नहीं बोलना है इन्हें, जस्ट सिंपली आप बेसोफिल बोले या फिर एसिडोफिल। तो दो टाइप की तो होगी, लेकिन कुछ जो होगी जो दोनों से कलरफुल हो जाएगी, दीज आर कॉल्ड एज द न्यूट्रोफिल। मतलब न्यूट्रल है ना, इनको एसिड से फ़र्क पड़ता है ना बेस से फ़र्क पड़ता है। दो टाइप की जो एग्रेनुलोसाइट है उनके नाम कैसे हैं कि मोनोसाइट में सिंगल न्यूक्लियस होता है, दैट्स व्हाई इट इज कॉल्ड एज द मोनोसाइट। ये अकेली है जिसमें सिंगल न्यूक्लियस है, बाकी सब में बहुत सारे न्यूक्लियस होंगे। और लिम्फोसाइट में जो लिम्फ बनाती है, आपकी बॉडी में जो फ्लूइड है ना लिम्फ ब्लड के साथ में, दैट इज कॉल्ड एज द लिम्फ। तो ये लिम्फ में जो सेल्स प्रेजेंट होती है दिस इज लिम्फोसाइट, दैट्स व्हाई दिस इज कॉल्ड एज द लिम्फोसाइट। आई थिंक नाम क्लियर है कि क्यों किसी को कैसा नाम दिया है। हम एक एक करके पढ़ना शुरू करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कशन करेंगे एग्रेनुलोसाइट में न्यूट्रोफिल से। बहुत इंपॉर्टेंट न्यूट्रोफिल काम आती है, क्योंकि इन सब में जो सबसे ज़्यादा होती है विच इज़ न्यूट्रोफिल। पूरी WBC में सबसे मैक्सिमम अमाउंट में जो है वो कौन है? न्यूट्रोफिल। कौन है? न्यूट्रोफिल। कैसे याद रखेंगे यार? दुनिया में अधिकतर लोग वो है जिनको किसी से कोई फर्क नहीं पड़ता, न्यूट्रल है, तो दैट्स वाई न्यूट्रोफिल इज मैक्सिमम। नंबर कितना है? तो 60%। तो मैक्सिमम WBC कौन सी है? 60%। कौन सी है? न्यूट्रोफिल। ओके। मोस्ट अबंडेंट टाइप यानी कि सबसे ज़्यादा सबसे प्रचुर मात्रा में मिलने वाली न्यूक्लियोसाइड इज न्यूट्रोफिल। बहुत बढ़िया। बाकी का नंबर कितना है? तो देखो यार, बाकी का नंबर ऐसा है ना कि इयोसिनोफिल को देखो तो टोटल 2 से 4% है। बेसोफिल तो 1% से भी कम है। मिनिमम अमाउंट किसका है? बेसोफिल का। तो आपने 2 ही याद रखने होते हैं, तो मिनिमम मैक्सिमम सबका नंबर याद नहीं रखना है, 2 याद रखो। मिनिमम कौन सा है, मैक्सिमम कौन सा है? तो मिनिमम कौन है भाई? न्यूट्रोफिल। मैक्सिमम कौन, सॉरी मैक्सिमम कौन है? न्यूट्रोफिल। मिनिमम कौन है? मिनिमम कौन है? बेसोफिल। कैसे याद रखेंगे? अरे बेस में कोई नहीं जाना चाहता, बेस में सबसे कम लोग रहना चाहते हैं, बेसमेंट में सबसे कम रहना चाहते हैं, तो आप बेस से याद रखेंगे मिनिमम। सिंपल है, बहुत बढ़िया। मोनोसाइट भी 2 से 8% होती है, लिम्फोसाइट 20 to 40% है। तो सबसे मैक्सिमम न्यूट्रोफिल है, उसके बाद में लिम्फोसाइट है, उसके बाद में तो दूसरा नंबर आता है। मिनिमम आप याद रखो कौन है? बेसोफिल। दूसरी चीज़ हम बात करें इनकी, अच्छा इसमें दूसरा पॉइंट देखो, दूसरा पॉइंट है कि इसमें स्टेन विथ बोथ डाई, ये दोनों डाई से क्या हो जाती है? स्टेन हो जाती है, कलरफुल हो जाती है। और इसमें जो स्टेन हम यूज करते हैं दैट इज कॉल्ड लेशमांस स्टेन। कौन सा? ये लेशमांस स्टेन। कौन सा स्टेन? लेशमांस स्टेन। लेकिन यहीं पर इन केस ऑफ एसिडोफिल जो स्टेन होती है वो कौन सी डाई से होगी? इयोसिन डाई से। और इयोसिन डाई कैसी डाई है? एसिडिक डाई है। तो और कौन सा कलर देती है? रेड ऑरेंज कलर देती है। ऑन द अदर हैंड बेसोफिल जो है उसमें मिथाइलिन ब्लू यानी कि जो बेसिक डाई है उससे हम रंजित करते हैं, और ये कौन सा कलर देती है? ब्लू कलर देती है। इसको याद रखना सिंपल है, ब्लू है, नाम में ही ब्लू है, तो दैट्स वाई इट इज़ ब्लू कलर। ओके। और इयोसिन के केस में ओ आ रहा है, तो ओ स्टैंड फॉर ऑरेंज और द रेड कलर। वो ऑरेंज से मिलता जुलता रेड है, दैट्स इट। बहुत बढ़िया। इन केस ऑफ मोनोसाइट का दूसरा पॉइंट यह है कि 10 से 18 माइक्रोमीटर होती है साइज में। तो दूसरा पॉइंट आता है क्या? सबसे लार्जेस्ट इन साइज। तो लार्जेस्ट इन साइज इज मोनोसाइट का सबसे बड़ा साइज है। हर किसी के बारे में थोड़े थोड़े फैक्ट है। अभी तक हमने देखा कि मैक्सिमम इन नंबर न्यूट्रोफिल, मिनिमम इन नंबर बेसोफिल, मैक्सिमम इन साइज विच इज़ मोनोसाइट। मोनोसाइट के बारे में दूसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट आपने क्या याद रखना है कि मोनोसाइट में मोनो का मतलब सिंगल न्यूक्लियस है। तो इसमें जो एक न्यूक्लियस है वो एक ही होता है, लेकिन इस एक न्यूक्लियस की भी शेप थोड़ी सी अलग है। और इसकी शेप कैसी है? तो इसे आप बीन शेप कह लो यार, किडनी भी जो बीन होता है ना राजमा, वैसा शेप का। या फिर आप इसे हॉर्स शू शेप कह लो, जो घोड़े की निहाई जो जूते पहने थे ना, घोड़े को नीचे पैरों में लगाते हैं, वैसे शेप का है। तो हॉर्स शू शेप कह लो और किडनी शेप न्यूक्लियस कह दो। यहाँ पर मैं क्वेश्चन लगा रहा हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन लगाने की जरूरत नहीं है, ये मैंने क्वेश्चन लगाया है एक, और एक क्वेश्चन मैंने लगाया मैक्सिमम इन नंबर पे। आप अपने नोट्स में दोनों जगह क्वेश्चन लगा के रखेंगे प्लीज़। बहुत बढ़िया, चलो ग्रेट है। साइज इन तीनों का, तो इन तीनों का सेम साइज है, 10 से 14 माइक्रोमीटर के बीच में तीनों ने पड़ जाती है। तो इनका साइज इंपॉर्टेंट नहीं। साइज किसका इंपॉर्टेंट है? मोनोसाइट का, बिकॉज जो भी लार्जेस्ट साइज की होती है। लिम्फोसाइट का साइज में इंपॉर्टेंट नहीं, 10 से 7 से 12 माइक्रोमीटर की होती है। लाइफ स्पान इंपॉर्टेंट हो जाता है कि जो लिम्फोसाइट है उसका लाइफ स्पान मात्र 2 से 3 दिन है, 2 से 3 दिन जिंदा रहती है। तो WBC का लाइफ स्पान भी होता है, याद रखना। ओके। क्योंकि हम RBC का लाइफ स्पान याद रख के भूल जाते हैं कि केवल वही काम आता है, ऐसा नहीं है। WBC का भी आपने समझ के चलना है। ए वेरी स्मॉल अमाउंट प्रेजेंट इन ब्लड, अदरवाइज प्रेजेंट इन लिम्फोइड ऑर्गन सच एज लिम्फ नोड्स, स्प्लीन। लिम्फोसाइट के बारे में खास बात क्या है कि ब्लड में बहुत कम ही प्रेजेंट होती है। अधिकतर जो लिम्फोसाइट से वो काम मिलेगी आपको लिम्फोइड ऑर्गन में। कौन से होते हैं लिम्फोइड ऑर्गन? लिम्फ नोड्स हो सकता है और स्प्लीन हो सकता है, ठीक है। बहुत बढ़िया। 2 टाइप की लिम्फोसाइट होती है, बी लिम्फोसाइट एंड द टी लिम्फोसाइट। लिम्फोसाइट का नंबर बढ़ जाता है कब? इन केस ऑफ लिम्फोमा इज बेसिकली कैंसर लिम्फ नोड का, और वायरल इन्फेक्शन के केस में बढ़ेगा, और डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ HIV। ये लिम्फोसाइट के बारे में इतनी सी बातें, और लिम्फोसाइट के बारे में आपने कुछ याद रखना ही नहीं, क्योंकि लिम्फोसाइट के बारे में इम्यूनोलॉजी इम्यूनिटी के अंदर बहुत पढ़ते हैं, यहाँ इतना पढ़ने की जरूरत नहीं है।
अभी एक एक करके हम इन सब चीज़ों को खत्म करते हैं। पहले न्यूट्रोफिल के बारे में हमने बोला कि यार मैक्सिमम इन नंबर है। दूसरा लेशमान स्टेन इसके अंदर यूज होता है। लाइफ स्पान इसका भी 2 से 4 दिन ही है। और इसकी जो न्यूक्लियस है बड़े इंपॉर्टेंट है कि इसमें न्यूक्लियस कितने होते हैं, 2 से 5 लोब का न्यूक्लियस मिल सकता है। कितना न्यूक्लियस मिलेगा, 2 से 5। इसमें लोब या तो मिनिमम 2 होंगे, मिनिमम 2 लोब हो सकते हैं, और या फिर 3, 4, 5 न्यूक्लियस तक जा सकता है। तो अगेन जब ऐसे नंबर की बात आती है तो 2 चीज़ होती है, अगर क्या हो किसी भी न्यूट्रोफिल में लोब 2 से कम हो या फिर 5 से ज़्यादा हो। अगर लोब 2 से कम है तो ऐसी सेल में एक बैंड जैसा दिखाई देता है, दैट्स वाई दीज न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड एज द बैंड सेल। अगर कितने 2 सेगमेंट से, उस लोब में 2 ही सेगमेंट से कम है तो दिस इज कॉल्ड एज द बैंड सेल। और बैंड सेल का नंबर अगर आपको WBC का ज़्यादा मिल रहा है, नॉर्मली बैंड सेल प्रेजेंट हो सकती है ब्लड में, नॉर्मली ऐसी WBC ऐसी न्यूट्रोफिल मिलेगी जिसमें सेगमेंट जो न्यूक्लियस है उसके सेगमेंट 2 से कम है, एक सेगमेंट या फिर एक बैंड दिख रहा है, ऐसा पॉसिबल है क्योंकि इमेच्योर है, डेवलप हो रही है अभी, इमेच्योर है। लेकिन अगर नॉर्मल से ज़्यादा बैंड सेल दिख रही है ना तो ये ठीक बात नहीं है, और नॉर्मल से ज़्यादा बैंड सेल मिलती है तो दिस इज कॉल्ड एज द लेफ्ट शिफ्ट। तो ये एक नया वर्ड आपके लिए कि लेफ्ट शिफ्ट क्या होता है। लेफ्ट शिफ्ट का मतलब, पहली बात बैंड सेल समझो, बैंड सेल का मतलब क्या है कि जो इमेच्योर न्यूट्रोफिल है, सही करेक्ट वर्ड ये कि इमेच्योर न्यूट्रोफिल्स आर कॉल्ड द बैंड सेल, जिसमें जो सेगमेंट है न्यूक्लियस के वो 2 से कम है। बैंड सेल नॉर्मली प्रेजेंट होगी, लेकिन बैंड सेल का नंबर अगर नॉर्मल से ज़्यादा मिल रहा है, बैंड सेल का नंबर अगर नॉर्मल से ज़्यादा मिल रहा है, इन दैट सेंस हम क्या बोलेंगे कि अगर बैंड सेल का नंबर 2 से ज़्यादा मिल रहा है, ओके नाउ सॉरी बैंड सेल का नंबर नॉर्मल से ज़्यादा मिल रहा है, इट मीन्स दिस इज द लेफ्ट शिफ्ट हैज़ बीन अकर्ड। लेफ्ट शिफ्ट कंडीशन है, दिस इज कॉल्ड द लेफ्ट शिफ्ट। और लेफ्ट शिफ्ट किस चीज़ को इंडिकेट करेगा कि भाई ज़्यादा अमाउंट में WBC बन रही है, और ज़्यादा अमाउंट में WBC बन रही है इसलिए तो बहुत सारे बैंड सेल आ जा रहे हैं, बहुत सारे मेच्योर WBC आ जा रही है। तो क्यों बन रहा है ज़्यादा अमाउंट में WBC, बिकॉज अब यहाँ पे जो पर्सन का बोन मैरो है वो ज़्यादा एक्टिवेट हो गया, हाइपर एक्टिवेट हो गया, तो दैट इंडिकेट द हाइपर एक्टिव बोन मैरो, दैट इंडिकेट द हाइपर एक्टिव बोन मैरो। आई थिंक दीज आर वेरी सिंपल थिंग दैट आई एम एक्सप्लेनिंग। तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने बोला कि यार 2 सेगमेंट से अगर कम है तो लेफ्ट शिफ्ट और बैंड सेल का मैंने डिस्कशन किया। मैंने बोला 2 से 5 नॉर्मल सेगमेंट हो सकते, क्या हो अगर 5 से ज़्यादा सेगमेंट हुए तो सेगमेंट 5 से ज़्यादा भी तो हो सकते हैं। नाउ व्हाट अबाउट दिस, अगर एकदम सेगमेंट आर मोर देन 5 इन केस ऑफ न्यूक्लियस, दिस इज कॉल्ड एज द हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। यार कि सेगमेंट ज़्यादा है तो हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल। हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल 2 जगह मिलेंगे, विटामिन B9 और विटामिन B12 डेफिशिएंसी। विटामिन B9 स्टैंड फॉर फॉलिक एसिड एंड विटामिन B12 इज कोबालामिन। तो विटामिन B9 और विटामिन B12 की डेफिशिएंसी में क्या देखेगा WBC के रिगार्डिंग, हाइपर सेगमेंटेड न्यूट्रोफिल्स, दैट्स इट की सेगमेंट 5 से ज़्यादा है। बहुत सिंपल सी बातें हो रही है, बहुत बढ़िया। व्हाट अबाउट न्यूट्रोफिल, न्यूट्रोफिल इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। पहली बार बॉडी में कुछ आया, कोई भी एंटीजन आया, यही खाएगी। कौन खाएगी, न्यूट्रोफिल। सबसे पहले बार अगर कोई भिड़ेगा तो वो कौन भिड़ेगी, न्यूट्रोफिल। दैट्स वाई द न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। कि लाइक अब लड़ने जा रहे हो तो सबसे पहले बॉर्डर पे कौन मिलेगा, फर्स्ट लाइन किससे लड़ोगे आप, न्यूट्रोफिल से। दैट्स वाई द न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस। क्वेश्चन है, याद रखेंगे। कैसे काम करती न्यूट्रोफिल, एक्ट बाई फैगोसाइटोसिस। फैगोसाइटोसिस का मतलब खा जाऊंगी, किसी भी एंटीजन को जस्ट खा जाएगी, एनगल्फ कर जाएगी और ख़त्म कर देगी, फैगोसाइटोसिस हो जाएगी। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज न्यूट्रोफिल्स। गॉट इट, मैंने हाईलाइट करके क्वेश्चन लगाया हुआ है। 2 चीज़ें यार कि न्यूट्रोफिल्स का नंबर ज़्यादा भी हो सकता है, कम भी हो सकता है। अगेन याद करो क्या बोलेंगे, न्यूट्रोफीलिया। न्यूट्रोफिल का नंबर ज़्यादा हो जाए, दिस इज कॉल्ड कंडीशन इज कॉल्ड द न्यूट्रोफीलिया। स्टार मार्क क्वेश्चन है। इन केस ऑफ एक्यूट इन्फेक्शन और इन्फ्लामेशन के केस में बढ़ेगा, बर्न और स्ट्रेस के केस में बढ़ सकता है। कम अगर हो रहा है, दिस इज कॉल्ड द न्यूट्रोपीनिया का केस, नथिंग एल्स। बस नाम पूछेगा कि क्या होता है न्यूट्रोपीनिया, दैट्स इट। अगली सेल्स के ऊपर आते हैं, विच इज योर इओसिनोफिल और एसिडोफिल। एसिडोफिल के बारे में हमने बहुत सारी बातें की, एसिडिक डाई है, रेड ऑरेंज है, साइज वगैरह इंपॉर्टेंट है। इंपॉर्टेंट ये इसका न्यूक्लियस। एसिडोफिल में बाइलोब्ड न्यूक्लियस मिलता है, केवल 2 ही लोब मिलते हैं, और ये कब बढ़ जाता है तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर क्वेश्चन आएगा। हर एक WBC के बारे में 1-2 पॉइंट इंपॉर्टेंट है। मैक्सिमम इंपॉर्टेंट पॉइंट किसके पास है, न्यूट्रोफिल के पास। एसिडोफिल के पास इंपॉर्टेंट नंबर क्या है, इंपॉर्टेंट फिगर्स क्या है, इओसिन डाई, एसिडिक डाई। दूसरा कलर, रेड ऑरेंज कलर आता है। तीसरा डबल बैंड न्यूक्लियस होता है। चौथा पॉइंट, एलर्जिक रिएक्शंस में और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में बढ़ेगा। कब बढ़ेगा, एलर्जिक रिएक्शंस और पैरासाइटिक इन्फेक्शंस में एसिडोफिल बढ़ती है। कैसे याद रखोगे, A फॉर एलर्जिक और A फॉर एसिडोफिल। A फॉर एलर्जिक रिएक्शन और A फॉर एसिडोफिल, याद रहेगा, प्लीज़ याद रखना है इस बात को। ओके, बहुत बढ़िया। पैरासाइटिक के इन्फेक्शन जैसे कि यार मलेरिया हो गया, फाइलेरियासिस हो गया, ये सारे पैरासाइट के होने वाले इन्फेक्शन, तो इन केस में भी बढ़ता है। ठीक है, पैरासाइटिक इन्फेक्शन में भी कौन बढ़ेगा,
एसिडोफिल। उसके अलावा लोकल म्यूकोसल इम्यूनिटी भी देती है, जो म्यूकस मेम्ब्रेन है कहीं की भी वहाँ पर भी प्रेजेंट होती है, तो वहाँ पर म्यूकोसल लोकली उसी एरिया में, मतलब लोकल का मतलब लोकली उसी एरिया में म्यूकस को इम्यूनिटी भी देने का काम कर सकती है। तीसरे टाइप की सेल्स है बेसोफिल के बारे में खास बात क्या थी भाई, पहला इंपॉर्टेंट फिगर तो ये था कि यार ये मिनिमम अमाउंट में होती है, इनका नंबर सबसे कम है, पहली बात। ठीक है, डाई इनका इंपॉर्टेंट याद रखना था, बेसोफिल ब्लू कलर की डाई से जो है रंजित होती है, विच इज़ बेसिक डाई विच इज़ मिथाइलिन ब्लू इन बाय द नेम। और इसमें भी न्यूक्लियस कैसा है, बाइलोब। कलर देखो मैंने इसमें रेड ऑरेंज बनाया और इसमें कैसा बनाया, ब्लू बनाया। उसमें देखो डॉट डॉट भी है, डॉट डॉट होने का पर्पज़ क्या है, क्योंकि ग्रेनुलोसाइट है, इसमें भी डॉट है ये क्योंकि ये भी ग्रेनुलोसाइट है, लेकिन इसमें डॉट मैंने दोनों कलर के बनाए हैं। इसमें जो है मैंने ग्रीन डॉट भी फिगर में दिया है और रेड डॉट भी फिगर में दिया। देखो इसमें ग्रीन डॉट ही फिगर में, रेड डॉट ही फिगर में। इसमें केवल रेड डॉट फिगर में है और बिकॉज ऑफ ये ग्रेनुलोसाइट है, और उसके अलावा रेड है बिकॉज ऑफ इसमें ईओसिन डाई हमने यूज़ किया, और इसमें हमने ब्लू है बिकॉज ऑफ मिथाइलिन ब्लू डाई यूज़ किया है, और बाइलो भी है न्यूक्लियस, बट द ब्लू डॉट भी है। डॉट क्यों है, बिकॉज ऑफ इट इज़ ग्रेनुलोसाइट। ठीक है, तो ग्रेन्यूल्स यहाँ पर प्रेजेंट होंगे। और ये ग्रेन्यूल्स के बारे में खास बात क्या है कि जो बेसोफिल में ग्रेन्यूल्स है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है सर, प्लीज़ याद रखें। बेसोफिल के जो ग्रेन्यूल्स है वो दो चीज़ें कंटेन करके रखते हैं, एक हेपेरिन और दूसरा हिस्टामिन। एक हेपेरिन और दूसरा हिस्टामिन। ओके, तो हेपेरिन एंड द हिस्टामिन। ये जो हेपेरिन है, हेपेरिन को तो आप जानते ही हैं, और नहीं भी जानते तो आप चिल करें, आने वाली हेमेटोलॉजी की क्लास में इतना हेपेरिन हम पढ़ेंगे कि आप परेशान हो जाएंगे कि इतना हेपेरिन आ रहा है, इतना इंपॉर्टेंट हेपेरिन। तो हेपेरिन के बारे में अभी के बारे में जस्ट बता दूं, दिस इज एंटी कोएगुलेंट, एंटी कोएगुलेंट, एंटी प्रिसाइसली बोलो तो एंटी ब्लड कोएगुलेंट, ब्लड का थक्का जमने से रोकता है, और नेचुरल है, बॉडी के अंदर बन रहा है ना, देखो। तो बॉडी में कहाँ पे इकट्ठा रहता है हेपेरिन, हेपेरिन आपको बेसोफिल के अंदर मिल रहा है, पहली चीज़। दूसरा, यहाँ पर 2H है, 2H मतलब हेपेरिन भी है और हिस्टामिन भी है, हिस्टामिन भी यहाँ पर इकट्ठा है। और हिस्टामिन क्या करेगा, तो हिस्टामिन जब भी बॉडी में एलर्जिक रिएक्शंस होगी तो एलर्जिक रिएक्शंस करवाएगा। गॉट इट। तो मीडिएट एलर्जिक रिएक्शंस, क्योंकि हिस्टामिन का काम ही है। हिस्टामिन जैसी बॉडी में कुछ इन्फ्लामेशन कुछ भी ट्रिगर हुआ, फटाफट से हिस्टामिन निकलेगा, हिस्टामिन जाके वहाँ वैसोडाइलेटेशन करवा देगा, पूरा रायता फैला देगा। तो हिस्टामिन एलर्जिक रिएक्शन करवाता है, ये मैंने ध्यान से सुनना। मैंने एलर्जिक रिएक्शन दो जगह लिखी, मैं यहाँ भी एलर्जिक रिएक्शन लिख रहा हूँ और यहाँ भी एलर्जिक रिएक्शन लिख रहा हूँ। कन्फ्यूजन यहीं पे आएगा कि भाई एसिडोफिल बढ़ रही है, बेसोफिल बढ़ रही है। ओके, सिंपल सी बात यह है कि जो बेसोफिल है ना, ये बेसोफिल एलर्जिक रिएक्शंस करवाती है, और एसिडोफिल जो है वो एलर्जिक रिएक्शन से बचाती है। क्या बोला मैंने कि एसिडोफिल जो है वो तो एलर्जी रिएक्शन जब हो गई है तो उससे प्रोटेक्ट करने का काम करेगी, तो दैट्स वाई वो बढ़ गई कि बचाओ बचाओ, एलर्जिक रिएक्शन से बचाओ। और जो बेसोफिल है वो इसीलिए बढ़ी क्योंकि एलर्जिक रिएक्शन उनको करवानी है, क्योंकि उनके पास हिस्टामिन है। उनके पास क्या है, हिस्टामिन। गॉट इट। हिस्टामिन कैसे निकलेगा, क्योंकि इन बेसोफिल के पास एक रिसेप्टर होता है, दैट रिसेप्टर इज IgE का रिसेप्टर, और IgE से अब सारी कहानी आप समझ जाओ कैसे। मैंने बोला इम्यूनोग्लोबिन 5 टाइप के होते हैं। इम्यूनोग्लोबिन हमने प्लाज्मा प्रोटीन के अंदर पढ़ते हैं, IgGEA, गम दे यार, सिंपल GAMDE, IgG, IgA, IgM, IgD, IgE। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सा सबसे पहले, सिंपल, बहुत, आई थिंक इससे बेस्ट कुछ हो नहीं सकता। एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है, एलर्जिक रिएक्शंस में कौन सा इम्यूनोग्लोबिन रिलीज होता है, IgE। कौन सा रिलीज होगा, IgE, इम्यूनोग्लोबिन E। ये IgE निकलेगा और ब्लड में घूमेगा। अब पांचों टाइप की WBC में से कौन सी WBC है जिसके पास IgE का रिसेप्टर है, तो IgE का रिसेप्टर केवल बेसोफिल के पास है। तो ये IgE जाके अब बेसोफिल से जुड़ेगा, और ये बेसोफिल जो है जैसे ही ट्रिगर होगी IgE के आने से, ये बेसोफिल के ग्रेन्यूल फटेंगे, और ग्रेन्यूल फटने से उनमें से क्या निकलेगा, हिस्टामिन। और ये हिस्टामिन बाहर निकल के बेसोडाइलेशन करवाएगा, ब्लड वेसल्स को फैलाएगा और एलर्जिक रिएक्शन करवा देगा। अब आई थिंक याद करना डिफिकल्ट नहीं है कौन एलर्जिक रिएक्शन करवाता है, क्योंकि जिसके पास हिस्टामिन है वो करवाएगा ना यार, ऑब्वियसली। IgE के रिसेप्टर किसके पास है, बेसोफिल के पास। तो बेसोफिल एलर्जी रिएक्शंस करवाता है और एसिडोफिल एलर्जिक रिएक्शन से बचाता है। सिंपल है, बहुत बढ़िया। तो एलर्जिक रिएक्शंस में भी बढ़ेगा, ये सिंपल सी बात है। ओके, लेकिन आपने कोई पूछे ना कि एलर्जिक रिएक्शंस में क्या बढ़ता है, एलर्जिक रिएक्शंस में क्या बढ़ता है, तो आपने आंसर प्लीज़ एसिडोफिल करना है, क्योंकि एलर्जिक रिएक्शंस में एसिडोफिल बढ़ा रहा होता है, ये बताना है हमने, क्योंकि ये तो करवा रहा है, ये नंबर थोड़ा बढ़ाने की जरूरत है इसमें, ये तो एलर्जिक रिएक्शंस करवा देता है, मीडिएट करता है एलर्जिक रिएक्शंस को। तो इसमें एलर्जी रिएक्शंस करवाने में नंबर बढ़ाने की क्या जरूरत है। आप खुद सोच के देखो ना कि अगर मुझे एलर्जिक रिएक्शंस करवानी है तो उसमें नंबर बढ़ाने की जरूरत है, उसमें तो एलर्जिक रिएक्शन करवा दो ना।
नंबर बढ़ाने की जरूरत कब है? जब आपको उससे प्रोटेक्ट करना है, एलर्जी रिएक्शन से प्रोटेक्ट करना है। प्रोटेक्ट करने का काम एसिडोफिल का नहीं है, सॉरी एसिडोफिल का है। तो एसिडोफिल का नंबर हम बढ़ाएंगे ना यार, लेजिट बात है। तो एसिडोफिल का नंबर एलर्जिक रिएक्शन से बढ़ेगा, बट बेसोफिल जो है वो एलर्जी रिएक्शंस करवाती है क्योंकि उनके पास आईजी के रिसेप्टर्स है। ओके, तो एलर्जिक ये बढ़ेगा कब? इन केस ऑफ अस्थमा। तो एज़मा का जो केस है, एज़मा, दिस इज कॉल्ड एज द एज़मा नॉट अस्थमा। तो मैं अभी एस्थमा बोल देता हूँ, आप कंफर्टेबल फील कर पाते हैं कई बार हम ना एस्थमा के नाम से। तो इन केस ऑफ एस्थमा और इन केस ऑफ अस्थमा के केस में और कैंसर के केस में एसिडोफिल जो है, सॉरी जो बेसोफिल है उनका नंबर सिग्निफिकेंटली बढ़ जाता है। एस्थमा के केस में बेसोफिल का नंबर बढ़ता है, ये सिंपल याद रखना है। ओके, तो हमने 3 चीज़ों का डिस्कशन किया अभी तक। हमने न्यूट्रोफिल का डिस्कशन किया, एसिडोफिल और बेसोफिल का डिस्कशन किया, लिम्फोसाइट का डिस्कशन किया। अब हमारे पास डिस्कशन बचा मोनोसाइट का। मोनोसाइट को मैंने सर बचा के रखा है। क्यों बचा के रखा? क्योंकि यहाँ से निकलते हैं क्वेश्चन, हर किसी से क्वेश्चन निकल रहा है वैसे तो, लेकिन यहाँ से बहुत बढ़िया क्वेश्चन निकलता है। बहुत बढ़िया क्वेश्चन क्या कि पहली बात मोनोसाइट का सबसे पहला क्वेश्चन तो बनता है लार्जेस्ट इन साइज है। सबसे पहली चीज़ क्या है? लार्जेस्ट। ये पहला पॉइंट जैसे आप देखेंगे ना, आपको समझ में आएगा कि लार्जेस्ट इन साइज है। कितना साइज है इसका? तो 10 से 18। दूसरी चीज़ है ये मिनिमम इन नंबर है क्या? नहीं, मिनिमम इन नंबर कौन थी? बेसोफिल। बेस में कौन रहना चाहता है? बेसोफिल। कोई बड़ी बात नहीं। दूसरा इनका न्यूक्लियस, सिंगल न्यूक्लियस है इनके पास। सबके पास डबल डबल ट्रिपल ट्रिपल न्यूक्लियस है, इसके पास सिंगल न्यूक्लियस है। तो फर्स्ट थिंग डायमीटर सबसे ज़्यादा। सेकंड थिंग न्यूक्लियस इनके पास सिंगल है और उस न्यूक्लियस की भी एक शेप है, दैट इज किडनी शेप और द बीन शेप या फिर हॉर्स शू शेप। चल, तीसरी थिंग लाइफ स्पान इज लेस देन 24 आवर इन ब्लड। 24 आवर से भी कम रहती है। अब देखो बात, बड़ी सिंपल सी कहानी सुनाता हूँ। बार बार ना हम एक वर्ड सुनेंगे आगे चल के विच इज मैक्रोफाज। दैट वर्ड इज मैक्रोफेज। नाउ व्हाट द मैक्रोफेज इज? ओके, इंटरेस्टिंगली है ना, मोनोसाइट एक टाइप की WBC है। ओके, और ये ब्लड में घूम रही है। बनी कहाँ पे? तो ऑब्वियसली रेड बोन मैरो में बनी। मोनोसाइट ब्लड में आई और ये ब्लड से बाहर निकल जाती है। और जैसे ये ब्लड से बाहर निकली, जैसे ही मोनोसाइट ब्लड से बाहर निकली, नाउ दीज आर कॉल्ड एज द मैक्रोफाज। तो सिंपली मोनोसाइट इज मैक्रोफेज। So what is the difference? The location. If they are in blood, they are called as the monocyte. If they are outside the blood, they are called as the macrophage. क्योंकि ब्लड में तो प्रोटेक्ट कर लिया, लेकिन ब्लड के बाहर टिश्यू में भी तो जाके प्रोटेक्ट करना है ना। सो दीज आर कॉल्ड एज द मैक्रोफाज। अब मेरी बात और सुनो, ये मैक्रोफाज ब्लड से बाहर निकली, मतलब मोनोसाइट ब्लड से बाहर निकली, मैक्रोफाज कहलाई। अब ये मैक्रोफाज बॉडी के टिश्यू में अलग अलग जगह निकलेगी, अलग अलग ऑर्गन में निकलेगी। तो ये 2 टाइप की मैक्रोफाज बन जाती है। कुछ टाइप की मैक्रोफाज क्या करती है कि घूमती रहती है, बांडर करती है। बांडरिंग कहते हैं, घूमते रहने का मतलब बांडरिंग करना। तो कुछ टाइप की मैक्रोफाज क्या करती है? एक ऑर्गन से दूसरे ऑर्गन में बांडर करती रहती है। लेकिन कुछ टाइप की मैक्रोफाज उसी ऑर्गन में रह जाती है जहाँ पे वो रिलीज हुई, और उसी ऑर्गन में रह के लाइफ टाइम वहीं रहती है, मतलब वहीं पे प्रोटेक्ट करती है। तो वहीं फ्रीज हो गई। कहने का मतलब अब मैक्रोफाज भी कितने टाइप की हो जाएगी? 2 टाइप की। ये बैलून्स क्यों आ गए? वेल वॉट एवर। तो ये मैक्रोफाज भी 2 टाइप की होगी। 2 टाइप की हो जाने का मतलब एक बांडरिंग जो घूमती रहेगी, और दूसरे टाइप की फिक्स मैक्रोफाज जो उसी ऑर्गन में रहेगी। अब देखो यार, बांडरिंग वाली का तो क्या नाम देना, वो तो घूमती रहती है, घूमन तो है। लेकिन जो फिक्स मैक्रोफाज है, जो एक ही जगह पे है, उसका तो नाम देना ज़रूरी है ना, क्योंकि उसको तो वहीं रहना है। क्योंकि हर एक ऑर्गन की अपनी मैक्रोफाज होती है, तो उस ऑर्गन की मैक्रोफाज का नाम आपको आना चाहिए, क्योंकि एग्जाम में यही पूछेगा। अब देखो, ठीक है, अभी मैं शक्ल आपको उठा देता हूँ थोड़ी देर के लिए, ताकि थोड़ा कंफर्टेबल आप महसूस करें। ठीक है, बहुत बढ़िया। हाँ, झिल जाता है ना भाई कि एक ही शक्ल देख देख के आदमी कितना पगारा, और एक तो अपना चेहरा इतना पास और ले आता है स्क्रीन के, तो थोड़ा देर उस चीज़ को ख़त्म कर देते हैं। तो मैं सिंपली क्या कहना चाह रहा हूँ कि मोनोसाइट मूव्स इनटू द टिश्यू एंड कॉल्ड एज द मैक्रोफाज। कोई दिक्कत नहीं है। सम ऑफ देम मूव्स टिश्यू टू टिश्यू, दीज आर कॉल्ड एज द बाउंड्रिंग मैक्रोफाज। कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड सम ऑफ देम स्टेड इनटू ए स्पेसिफिक टिश्यू और स्पेशल ऑर्गन, दिस इज कॉल्ड एज द फिक्स मैक्रोफाज। दीज मैक्रोफाज आर कॉल्ड बाय द वेरियस नेम इन डिफरेंट टिश्यू। अलग अलग टिश्यू में अलग अलग नाम देंगे, जैसे कि अब क्या क्या नाम देना है तो वो हम देखते हैं। अब यहाँ पर देखना, दिस इज फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू,
यार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस तो हमने किसे कहा था, अगर आपको याद हो ना, तो न्यूट्रोफिल को हमने फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस कहा था। न्यूट्रोफिल इज कॉल्ड एज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस, बट दिस इज़ द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन बॉडी। अब मैं शक्ल वापस ले आता हूँ, ठीक है, मन नहीं लगेगा नहीं तो आपका। तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इज न्यूट्रोफिल, बट फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू इज, अगर टिश्यू में अगर एंटीजन आ रहा तो उसको सबसे पहले कौन मिलेगा यार, मैक्रोफेज मिलेगी, तभी तो हमने वहाँ रखी है ना उसको। तो मैक्रोफेज आर द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू, बट द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन बॉडी ऑब्वियसली कौन, न्यूट्रोफिल। ब्लड में आएगा यार सबसे पहले इन्फेक्शन, तो ब्लड से के रास्ते अगर आ रहा है, ब्लड ऐसा नहीं है ब्लड के थ्रू ही आ रहा है, अगर ब्लड में आ रहा है, ब्लड के थ्रू आ रहा है तो सबसे पहले उसे कौन मिलेगा, न्यूट्रोफिल। ब्लड से अगर टिश्यू में आएगा तो उसे जाके मिलेगी ना मैक्रोफेज, तो लेकिन सीधा टिश्यू में आ रहा है तो फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू कौन है, विच इज़ मैक्रोफेज। कौन सी, जो भी वहाँ पर है, तो मैक्रोफेज इज द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू। तो व्हाट इज़ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, कि जब अगर आपने ये सवाल ही मेरे से पूछना चाहिए कि व्हाट इज़ द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस, कि यार फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस की बात समझ में आ गई, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस कौन है, दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस विच इज़ लिम्फोसाइट। कि अगर न्यूट्रोफिल से काम नहीं चला ना, फिर बाद में लिम्फोसाइट अपना काम करेगी और ये एंटीबॉडीज बना के डालेगी। सो दिस इज द सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस। द फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस न्यूट्रोफिल, सेकंड लाइन ऑफ डिफेंस लिम्फोसाइट, फर्स्ट लाइन ऑफ डिफेंस इन टिश्यू विच इज़ मैक्रोफेज। मैंने बोला फिक्स टाइप की मैक्रोफेज को नाम देना पड़ेगा, रिस्पेक्ट करेंगे तो ये मैक्रोफेज के नाम आपने आने चाहिए, जो ये स्लाइड जो आप देख पा रहे हैं इस स्क्रीन पे इस टाइम पे। केस पहले ख़त्म कर लेते हैं कि मोनोसाइट किस केस में बढ़ेगी, तो याद रखना क्रॉनिक इन्फ्लामेशन के केस में क्या बढ़ता है, मोनोसाइट, अगर इन्फ्लामेशन क्रॉनिक है। और अगर इन्फ्लामेशन एक्यूट है तो, अगर इन्फ्लामेशन एक्यूट है तो, अगर एक्यूट इन्फ्लामेशन है तो सर प्लीज़ प्लीज़ सर दैट थिंग न्यूट्रोफिल। यही तो कंपैरिजन है ना, यही तो स्मार्टनेस है आपकी, कि दो चीज़ों को एक साथ आप सिग्निफिकेंटली एक साथ सोच पाते हैं, नहीं सोच पाते। एक्यूट इन्फेक्शन में, एक्यूट इन्फ्लामेशन में कौन बढ़ता है, न्यूट्रोफिल, तुरंत काम खत्म करो। लेकिन मोनोसाइट एक्यूट में नहीं बढ़ती, मोनोसाइट क्या करती है, वेट करती कि अच्छा लंबा टाइम हो गया, अभी ठीक है, अभी हम आते हैं, आपका काम हो गया, बहुत टाइम हो गया ना इन्फेक्शन को, ठीक है। तो लॉन्ग टर्म जब इन्फेक्शन होता है, तो लॉन्ग टर्म इन्फेक्शन है कि क्रॉनिक इन्फेक्शन में कौन बढ़ता है, तो क्रॉनिक इन्फेक्शन में मोनोसाइट का नंबर बढ़ता है। लेकिन मोनोसाइट का नंबर डिक्रीज हो जाएगा इन केस ऑफ वायरल इन्फेक्शन सच एज HIV। चलो ये याद रखने वाली बात है, ये इतनी याद रखने वाली बात नहीं है, ठीक है। ये क्वेश्चन है कि क्रॉनिक में कौन बढ़ेगा, एक्यूट में कौन बढ़ेगा। हमने बोला मैक्रोफेज को नाम देना, ये सारे मैक्रोफेज प्लीज़ आपको आने चाहिए, इन सबके अपने अपने नाम है। कुछ एक के नाम आपने सुने होंगे डेफिनेटली, जैसे कि लिवर में आपने सुना होगा कि जो लिवर की कुफर सेल्स है, कुफर सेल, व्हाट इज कुफर सेल, दी दैट मैक्रोफेज इज कुफर सेल। यार नथिंग, कुछ नहीं है, सब बेवकूफ़ चूतिया बनाया जा रहा है, सब बेवकूफ़ बनाया जा रहा है। दैट कुफर सेल इज मैक्रोफेज, दैट फिक्स मैक्रोफेज जो लिवर में ही आके रह गई, जो आके कोई भी एंटीजन आएगा उसे हम भाई मार देंगे, ख़त्म कर देंगे, तोड़ देंगे, फोड़ देंगे, सत्यानाश कर देंगे, गंगा जी घाल देंगे। दैट कुफर सेल इज बेसिकली मैक्रोफेज। तो लिवर का कौन है मैक्रोफेज, कुफर सेल। बॉन्स में कौन है, तो ऑस्टियोक्लास्ट, दैट ऑस्टियोक्लास्ट, C4 काटना, याद रखो। बॉन में दो टाइप की सेल है, ऑस्टियोक्लास्ट सेल एंड ऑस्टियोब्लास्ट सेल। ब्लास्ट सेल बनाती है, बी से बनाना, ऑस्टियोक्लास्ट सेल, C मतलब काटना, तो सिंपल ऐसे याद रख सकते हो, ठीक है। तो ऑस्टियोक्लास्ट सेल बॉन्स में जो है ऑस्टियोक्लास्ट, वो क्या कहलाती है, वो भी मैक्रोफेज है, C मतलब काटना। ओके चलो, लंग्स में जो सेल्स है, दीज आर कॉल्ड इज द डस्ट सेल। ब्रेन CNS में माइक्रोग्लियल सेल, प्लीज़ याद रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। माइक्रोग्लियल, जब हम सेंट्रल नर्वस सिस्टम पढ़ रहे होते हैं वहाँ भी इसका डिस्कशन कर रहे होते हैं। किडनी में ये जो सेल्स होती है मेसेंजियल सेल्स है, किडनी में कौन सी सेल, मेसेंजियल सेल्स। लंग्स में डस्ट सेल, सिंपल होगा आई थिंक याद रखना। देखो डस्ट जो है सबसे पहले लंग्स में आती है, तो दैट्स वाई इसको डस्ट सेल से याद रखेंगे। बॉस को तो आप ऑस्टियो से ही याद रख जाएंगे, C मतलब काटना, तो ये याद हो गया, ये याद हो गया। ओके, ब्रेन को जब आप पढ़ते हैं तो माइक्रोग्लियल सेल, ग्लिया से आप जैसे समझ में आएगा, ग्लिया आपको ब्रेन से रिगार्डिंग मिलता है और कहीं मिलता ही नहीं है, तो ग्लिया से आप तुरंत समझ जाएंगे कि ब्रेन की बात चल रही है। ओके, बहुत बढ़िया ना। लिवर के केस में आप भाई बचपन से पढ़ते आते हैं, कुफर सेल था। आई थिंक मेरे को नहीं लगता कि कोई भी ऐसा छूटा होगा जिसने कभी कुफर सेल नहीं सुना होगा। तो कुफर सेल जो है वो कहाँ पे है, लिवर में। नाउ स्किन के रिगार्डिंग इंपॉर्टेंट है, स्किन में जो है लैंगरहैंस सेल्स है। प्लीज़ यहाँ पर कन्फ्यूज नहीं होना है, क्योंकि लैंगरहैंस नाम जो है आप कहीं और भी सुनते हैं, ये सुनते हैं आप कहाँ पर, पैनक्रियाज में। कि जो पैनक्रियाज है आपके पास, इस पैनक्रियाज के अंदर जो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस होते हैं, तो वो आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस है जो अल्फा बीटा गामा सेल्स रखते हैं और जिनसे इंसुलिन जो है ग्लूकागॉन और सोमेटोस्टेटिन हार्मोन्स निकलते हैं। ओके, जो बीटा सेल्स है वो इंसुलिन, तो वो पैनक्रियाज का आइसलेट है। दिस इज दैट इज कॉल्ड एज द आइसलेट ऑफ
हाँ, वो भी है तो लैंगरहैंस ही, ओके, बट दिस इज आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस. आइसलेट ऑफ लैंगरहैंस इज ए डिफरेंट थिंग, बट द लैंगरहैंस सेल्स इज ए डिफरेंट थिंग. लैंगरहैंस सेल्स इज स्किन का मैक्रोफाज, स्किन का इम्यूनिटी सिस्टम. ओके, स्प्लीन के अंदर इनको बोलते हैं लिटोरल सेल्स, एंड द किडनी के अंदर मेजेंजियल सेल्स. आप प्लीज़ इनको अगर याद रख पाएंगे तो आई थिंक आपकी WC वाली जितनी भी प्रॉब्लम्स है वो डेफिनेटली सॉल्व हो जाने वाली है. दिस इज़ ऑल अबाउट द WBC. दिस इज़ ऑल अबाउट दी WBC. तो WBC के रिगार्डिंग आई थिंक मेरे हिसाब से कोई इतना ज़्यादा जो है शोक मनाने वाली बात नहीं कि बहुत ज़्यादा परेशानी का सामना मेरे को करना पड़े. तो WBC के रिगार्डिंग इतना कुछ मेरे पास खास जो है कि बहुत कन्फ्यूजिंग, बहुत ज़्यादा, बहुत तगड़ा कॉन्सेप्चुअल कुछ नहीं लग रहा है. सिंपली बहुत छोटी छोटी सी बातें हैं, बट आपने देखा ना कि कैसे छोटे छोटे से स्मार्ट क्वेश्चन इसमें से निकल जाते हैं. तो वही छोटे छोटे से स्मार्ट क्वेश्चन हमने कवर करने हैं और वही छोटी छोटी चीज़ें हमने याद रखनी है. वही कंपेरिजन हमने करके चलना है कि क्वेश्चन एग्जामिनर कैसे इधर से उधर निकाल देता है. अभी तो देखो हमको तो एक्सपीरियंस हो गया, मेरे को तो एक्सपीरियंस हो गया काफ़ी टाइम से, बट आप लोगों के लिए सब चीज़ें नहीं है. तो इन दैट सेंस आपने क्या करना है कि सभी चीज़ों को एक साथ ब्रेन में बिठा के, माइंड में प्लीज़ बिठा के रखने की कोशिश करेंगे. तो आई थिंक एवरीथिंग विल बी बेटर ऑफ यू. इज़ दैट ग्रेट. अगर ये सब चीज़ें समझ में आई, अगर आपने नोट्स अच्छे से प्रिपेयर किए हैं, ये नोट्स तो मैं ऑब्वियसली आपको मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे प्रोवाइड कर दूंगा, जिसका लिंक आप मेरे से ले सकते हैं डेफिनेटली मेरे इंस्टाग्राम हैंडल से. व्हाट इज़ माय इंस्टाग्राम हैंडल, लेट मी शो यू दिस दैट @da.puneet_ इज़ माई ऑब्वियसली इंस्टाग्राम हैंड है. और हम अगेन क्वेश्चंस वगैरह के लिए अभी आप थोड़ा सा पेशेंस रखें. मेरे को जस्ट एक थोड़ा सा इंटरनेट कनेक्शन की ज़रूरत है, जो मेरे को अभी नई सिटी में मिलना थोड़ा सा मुश्किल हो रहा है. जैसे इंटरनेट कनेक्शन मिलता है हम डेफिनेटली इनके क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस करेंगे और बहुत सारी चीज़ें हम करेंगे. डेफिनेटली पढ़ते रहना है आपने, चिल करके पढ़ते रहना प्लीज़, है ना. अभी एक क्लास में कल सैटरडे को और जो है इसकी जो है करूँगा. उसके बाद में अगले वीक में 3 दिन हम जो है MSN प्लीज़ जो है कवर करेंगे, ताकि मैं 2 सब्जेक्ट्स पढ़ा पाऊँ. ओके, मैं OBGY यानी कि ऑप्स गायनी भी मैं पढ़ाना चाह रहा हूँ. तो मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे अभी मेरा ये प्लान है कि हम 3 दिन वो पढ़ेंगे, और थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे हम कॉन्सेप्चुअल क्लास इस चीज़ के पढ़ रहे होंगे. तब तक के लिए ऑल द बेस्ट. नई इन्फॉर्मेशन, बहुत सारी जानकारी आप मेरे से लेते रहिएगा. मैं आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक दे दूँगा अगर आपने वो सारी चीज़ें चाहिए तो. ओके, दैट्स इट. ऑल द बेस्ट. बाय बाय.